नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सिंधी साहित्यकार ईश्वर चंद द्वारा लिखी हुई कहानी है। कहानी का हिंदी अनुवाद किया है हेमा बलदेव मटलानी जी ने। कहानी का नाम है संपत्ति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजा खोलते ही मैं उसे निरंतर निहारता ही रहा। उसके पश्चात जब तक मैं सवाल पूछने के लिए होठ खोलूं, उससे पहले ही उस व्यक्ति ने बहुत ही आदर के साथ पूछा, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। ऐसे कहते ही मेरी निगाह उस औरत की ओर गई जो उस व्यक्ति के साथ आई थी और दरवाजे से कुछ दूर चुपचाप खड़ी थी। मैंने उस औरत की ओर देखा तो उसका एक हाथ नज़ाकत के साथ थोड़ा ऊपर उठा और उसके होठ हल्की आवाज़ में आदाब बोलने के अंदाज में कुछ हिले। मुझे ऐसा लगा निश्चित ही वे किसी सभ्य संभ्रांत कुटुंब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने भी आंखें झुकाकर उनके आदाब को इज्जत बख्शी। अंदर आकर मैंने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर प्रश्न सूचक निगाहों से मैं उन्हें देखने लगा। मेरी निगाहों में छिपे सवाल को उस व्यक्ति ने शायद भांप लिया, इसलिए जरा मुस्कुराते हुए बोला, आपसे शायद मेरी यह पहली मुलाकात है। मैंने सिर्फ जवाब में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हूँ, हाँ शायद। इस पर उस व्यक्ति ने होठों पर वही मुस्कान लाते हुए कहा, हम शायद अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, है ना? और मुझे लगता है कि मुलाकात या जानने से पहले सभी इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी ही तो होते हैं। मैंने भी जरा मुस्कुराहट के साथ अपने वही दो लफ्ज़ दोहराए, हाँ शायद। इस पर उन्होंने अपनी पहचान दी। सेवक को मोहम्मद अमीन कहते हैं और यह जो मेरे साथ है मेरी घरवाली हैं, फातिमा। थोड़ा रुककर उन्होंने मुझसे सवाल किया, और आपका नाम? मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, हम सरहद के उस पार से आए हैं। विभाजन से पहले हम यहीं पर रहते थे। सिर्फ रहते ही क्या, जन्मे पले बड़े भी यहीं पर। इसलिए हमारा मन तो बहुत सालों से था कि एक बार उस घर, उन गलियों में घूम आए जिस मिट्टी में यारों के साथ खेले थे, मुलाकातें की थी। पर भाई, सरहदें बंद थी, इसलिए मन मार कर बैठे थे। अब जब दोनों मुल्कों के बीच माहौल ठीक हुआ, तब जाकर दोनों ओर के लोग एक दूसरे से मुलाकात करने के योग्य हुए हैं। मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं उन लोगों के साथ मिल रहा था जो मेरे मुल्क से आए थे और जिस मुल्क की मिट्टी की खुशबू आज भी मेरी नसों में संचरण कर रही है। मैंने उस व्यक्ति को बताया कि मैं भी सरहद के उस पार जन्मा हूँ और पलायन में हम भी अपना मुल्क छोड़कर आए थे। इस पर उसने कहा, मुझे पता है, आपके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले आपके पड़ोसी लड़के से मैंने आपके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए तो मैंने आपके यहाँ की लोकल भाषा में बात नहीं की। हम भी अब वहाँ पर आपकी बोली बोलना सीख गए हैं। इस बीच मेरा ध्यान उस व्यक्ति की पत्नी की ओर गया जो चुपचाप हम दोनों की बातें सुन रही थी। वह बोर महसूस न करे, इसलिए मैंने दूसरे कमरे से अपनी पत्नी को बुलाया। वह आई तो मैंने उसे बताया कि ये दोनों सीमा के उस पार से आए हैं। मेरी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई और मोहम्मद की पत्नी के नज़दीक बैठकर अभिवादन किया। फिर वे दोनों आपस में बातें करने लग गई। उनकी बातों से पता चला कि मन की कोई मुराद पूरी करने के लिए उन्होंने तमन्ना रखी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उनकी मुराद पूरी की तो वे दोनों एक दिन ख्वाजा साहब के दरगाह पर चादर चढ़ाने ज़रूर जाएंगे। शायद इसी मकसद से वे दोनों यहाँ आए थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच मेरी बिटिया मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आई। वे दोनों चाय पीते रहे और बीच बीच में हमारे कमरे से आंगन वगैरह को ध्यान से देखते रहे। वह शख्स कभी कभी अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेर रहा था तो कभी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता। जब दोनों ने चाय पी ली तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, बंदे के लिए कोई सेवा हो तो फरमाइए। मुझे लगा कि कुछ समय के लिए वह व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में लीन हो गया हो। मेरे सवाल पर उसने ज़रा चौंक कर कहा, नहीं नहीं, सेवा वगैरह कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही आपको ज़रा तकलीफ़ देने आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि वह आखिर कहना क्या चाहता है, और अगर आया है तो किस काम से। उसने शायद मेरे मन की हालत भांप ली और बोला, हम आपका मकान देखने आए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे मकान में ऐसी क्या खास बात है कि वे उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर कहना शुरू किया, हकीकत में पलायन से पहले हम इसी मकान में रहते थे। हमारी उम्र का एक लंबा अरसा इन्हीं दीवारों में गुजरा है। पता नहीं क्यों सालों से मेरा मन व्याकुल हो रहा था कि जाकर उस आंगन की मिट्टी को एक बार अपने हाथों से छू लूं,
जिस पर शाम को घंटों बैठकर हम परिवार वाले या हमारे यार दोस्त गपशप किया करते थे। इतना कहकर वह शख्स सोफे से उठकर बाहर आंगन में टहलने लगा। पीछे से उसकी घरवाली भी उठाई। थोड़ी थोड़ी देर में वह व्यक्ति हमारे घर की दीवारों को ऐसे छू रहा था जैसे कोई दादाजी सालों बाद परदेश से लौटे अपने पोते को छू रहे हो। उसकी पत्नी भी हसरत भरी निगाहों से मकान को चारों ओर से निहारती रही। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने फिर बोलना शुरू किया। सच पूछो, हम तो वहाँ ऐसे ही समझ बैठे थे कि हमारा मकान किसी ने गिराकर समतल भूमि करके वहाँ अपनी मर्जी मुताबिक बंगला वगैरह बनवा लिया होगा। हकीकत में हमारा घर बहुत पुराना है। मैंने भी उसकी बात की हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमने जब ये मकान खरीदा था उस समय सचमुच काफ़ी पुराना ही लग रहा था, पर बाद में अपने 2 पैसे लगाकर हमने इसकी मरम्मत करवाई। भाई, किसी भी मुल्क में रहे, छत तो सभी को चाहिए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें हल्की नम हो आई। भारी आवाज़ में कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे वस्त्रहीन मकान को आपने कपड़े पहना दिए हो। फिर उसने ममता में भरकर घर की दीवारों पर हाथ फेरना शुरू किया। फिर मुझसे पूछा, आप वहाँ कहाँ पर रहते थे? मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, वहाँ आपका अपना घर वगैरह भी होगा? अपने आप ही एक ठंडी सांस मेरे मुंह से निकली। मैंने कहा, हाँ, था ना। बाद में मैंने उन्हें बताया कि कैसे हम अपने घर को सजा संवार कर वहाँ से निकले थे। सोचा था वापस तो आना ही है। हमें लगता था कि यह पलायन तो कुछ समय के लिए ही है। इस बात का वह क्या जवाब दे, यह सोचकर जैसे वह पसोपेश में पड़ गया। उसे भी शायद यही एहसास हुआ कि उस समय भला किसे पता था कि सरहदों की लकीरें और भी गहरी कर दी जाएंगी और सीमा की कांटों वाली तारें इंसानों को अपनी मिट्टी से तक दूर कर देंगी। उसकी नजरें फिर आंगन में लगे नीम के वृक्ष की ओर गई। जरा मुस्कुराकर बोला, नीम के पेड़ से रोज ताजी टहनियाँ तोड़कर उसके पत्ते अलग अलग करके हम दातुन बनाते थे और दातुन करते थे। ऐसा कहकर वो एक छोटी टहनी तोड़कर उसने टहनी को चबाना शुरू कर दिया। फिर जरा संवेदनशील होते हुए बोला, स्वाद में कोई फर्क नहीं है। वहाँ के नीम का भी ऐसा ही स्वाद है जैसा इस नीम का है। कुछ देर रुककर हल्की मुस्कान के साथ उसने कहना शुरू किया, आपको एक मजेदार बात बताऊं? हमारी गाड़ी जब सरहद पर पहुंची तब मेरी निगाह पता नहीं क्यों आसमान की ओर उठी। उस समय मैं सोचने लगा कि सरहदों की ये लकीरें आकाश में क्यों नहीं है। पक्षी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की ओर उड़ रहे थे, उनके लिए सरहदों की लकीरें नहीं है, तो फिर हम इंसानों के बीच ये दूरियां किसने पैदा की है? कोई जवाब न देकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। क्या जवाब देता? फिर बात का रुख बदलने के ख्याल से मैंने उन्हें कहा, सुनो, एक विनती है, उम्मीद करता हूँ आप इनकार नहीं करेंगे। उसने तत्काली फुर्ती से जवाब दिया, नहीं नहीं, आप हुक्म दीजिए। तब मैंने फिर विनम्रता भरे लहजे में उन्हें कहा, मेरे मुल्क से आए हो, मेहमान तो हो ही, साथ साथ हमारे अपने भी हो। आए हो तो हमारे साथ एक समय का भोजन करके ही जाइए। उसने झिझक भरे लहजे में कहा, नहीं नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे दिली खुशी हो रही है। देखो ना, खाना तैयार हो रहा है, आपके लिए खास तो पकाया नहीं है। मेरी पत्नी भी फातिमा पर खाना खाने के लिए जोर देने लगी। तब उसने भी इनकार करने की जिद नहीं की। अंदर कमरे में आते आते उसने एक बार रसोई घर में झांका और फिर किचन की खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, चौके को आपने तोड़कर बनवाया है या सिर्फ ऊपर से ही मरम्मत करवाई है? सिर्फ ऊपर से ही मरम्मत करवाई है, मैंने जवाब दिया। वह इस बात पर थोड़ा मुस्कुराया। फिर हम सब भीतर कमरे में चले आए। जब तक खाना तैयार हो तब तक हम आपस में बातें करते रहे। उनकी बातों से लगा कि वे दूसरे दिन यहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर कुछ दूसरे शहर घूमते घूमते अपनी मंजिल पर लौट जाएंगे। भोजन करते समय वे दोनों खामोश रहे। मुझे लगा जैसे मोहम्मद किसी गहरी सोच में डूब गया था। खाना वाना खाकर उन्होंने हमसे जाने की इजाज़त चाही। इस छोटी सी मुलाकात से हम दोनों परिवारों के बीच इतनी आत्मीयता हो गई थी कि जाते समय वे हमें भी अनुरोध भरे शब्दों में निमंत्रण देते हुए गए कि कभी हमारे देश भी आइए, आपकी तो अपनी मिट्टी है। जवाब में मैंने बस इतना ही कहा, जो अन्न जल पर निर्भर, बस
वही होगा। जहाँ का दाना पानी होगा तो ज़रूर आना हो जाएगा भाई। थोड़ा रुक कर कुछ हिचकिचाते हुए उसने कहा, भाई अपने नीम की कुछ टहनियाँ मुझे तोड़ने दोगे? मैं बतौर यादगार अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ले जाइए। उसने उठकर नीम की कुछ शाखाएं तोड़ी और ऐसे संभाल कर हाथों में ली जैसे कोई नाजुक कोमल शिशु हाथों में लिया हो। इसके बाद वे जाने लगे। हम दोनों पति पत्नी उन्हें बाहर दहलीज तक छोड़ने गए। मेरी बिटिया भी बाहर निकल आई। उन दोनों ने एक बार फिर पूरे मकान को गौर से देखा। कुछ देर यूं ही आशियाने को देखते रहे। उसके बाद जैसे नींद से जागते हुए मोहम्मद ने कहा, देखो आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, हमारी इतनी मेहमान नवाजी की। सच पूछिए मैं सारा वक्त यही सोचता रहा कि हमारी आपस में तो कोई दूरियां हैं ही नहीं, तो ये सारे फासले किसने किए हमारे बीच? किसने? कहते कहते वह बेहद जज्बाती हो गया था, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। उसने मेरी बिटिया को पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर मेरी ओर मुखातिब होते हुए कहा, भाई यह आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है। जाते जाते एक नजराना देता हूँ, लौटाना नहीं। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपके रसोई घर की खिड़की के नीचे जो जगह है ना, उसे तुड़वाना। पलायन के समय जाते जाते हमने वहां कुछ संपत्ति छिपाकर दीवारों को सीमेंट से बंद करके गए थे। आपका बेहद प्यार और स्नेह सिक्त प्रेम देखकर सोचा। वो कुछ कहे उससे पहले मैंने उन्हें कहा, भाई आपकी संपत्ति है, आप ले जाइए, हमें दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। उसने एकदम मेरी बिटिया को स्नेह से देखकर कहा, आपको खुदा की कसम है, मेरी विनती कबूल कीजिए। भ्राता बिटिया के विवाह पर वह सब हमारी ओर से अपनी पुत्री को दीजिएगा। इतना कहते कहते ही अश्रु टप 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 करके उसकी आंखों से बहने लगे। फातिमा की आंखों से भी अश्रुधार बह रही थी। फिर दोनों ने उसी समय मुंह फेरकर जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा दिए। हम देखते ही रहे। जब वे आंखों से ओझल हुए तो देखा जमीन पर उनके आंसुओं की नमी अभी भी मौजूद थी। मुझे लगा जैसे अपने अश्रुओं की पूंजी वे मेरी दहलीज के पार छोड़ गए हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी संपत्ति। सिंधी साहित्यकार ईश्वर चंद्र जी की लिखी हुई और आवाज़ थी मेरी। मैं अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, अपने घर से मनुष्य को कितना प्यार होता है। सरहद बदलने के बाद भी उसका मन बार बार अपने उसी घर की याद करता है, वहाँ जाने को लिए तड़पता रहता है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।